नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने बताई नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की वजह, जनता से बीजेपी को अप्रैल फूल बनाने की अपील। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले अपने चुनावी क्षेत्र पहुंची ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नंदीग्राम में टीएमसी की रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि आखिर उन्होंने इस सीट का चुनाव क्यों किया। मंगलवार की जनसभा में उन्होंने नंदीग्राम आंदोलन की याद भी दिलाई। ममता बनर्जी ने कहा कि यहां आकर कोई बंटवारा करने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा। मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चाहती तो भवानीपुर से भी टिकट ले सकती थी, लेकिन जब नंदीग्राम के विधायक ने इस्तीफा दिया था तब एक रैली से मैंने आप लोगों से जानने की कोशिश की थी कि क्या मैं नंदीग्राम से लड़ सकती हूं। आप लोगों ने हाँ कह दिया तो मैंने लड़ने का फैसला लिया। टीएमसी अध्यक्ष ने कहा कि सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन की भूमि है, इसलिए इन दोनों सीटों में से किसी एक सीट से मैं लड़ना चाहती थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, फ्री चीजों का ऐलान शुरू। महिला मुखियाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी एआईएडीएमके। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टियों की ओर से फ्री चीजें देने का ऐलान शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक ने सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनाव जीतने पर वह परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 1500 रुपए देगी। महिला दिवस के मौके पर सोमवार को अन्ना द्रमुक के शीर्ष नेता और मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने फ्री योजना का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में वापस लौटने पर वह हर महीने सभी महिला मुखियाओं को 1500 रुपए फ्री देगी। इसके साथ ही सभी परिवारों को हर साल 6 रसोई गैस सिलेंडर भी मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। इसके एक दिन पहले ही विपक्षी द्रमुक ने चुनावी वादा करते हुए परिवार की महिला मुखिया को 1000 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया था। एआईएडीएमके ने दावा किया है कि उसने डीएमके की घोषणा की नकल नहीं की है। एआईएडीएमके ने कहा है कि ऐसा ऐलान उनके चुनावी घोषणा कार्यक्रम में शामिल पहले से ही था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत का सीएम पद से इस्तीफा। आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंगलवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा। राज्य में अगला सीएम कौन होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस कायम है। इस्तीफे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि प्रदेश में अब किसी और को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इस पद पर काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने मुझे यह अवसर दिया। ऐसा केवल बीजेपी में ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो भी फैसले होते हैं वे सामूहिक विचार विमर्श के बाद ही होते हैं। आज सुबह 10 बजे देहरादून के पार्टी कार्यालय पर विधानमंडल की बैठक होगी। उसमें नए सीएम के नाम पर विचार किया जाएगा। उन्होंने सुबह में नए सीएम की कुर्सी संभालने वाले नेता को अपनी शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे इस्तीफे की वजह जानने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, ठाणे में लॉकडाउन के बाद अब इन जिलों में लगा कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के नए मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए उद्धव सरकार को कई जगहों पर लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा है। मंगलवार को मुंबई से सटे ठाणे इलाके में लॉकडाउन की घोषणा के बाद जलगांव जिले में 3 दिन का जनता कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा नासिक में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। जलगांव में 12 से 14 मार्च तक जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। जलगांव के जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर यहां सब कुछ बंद रहेगा। इससे पहले मंगलवार को ठाणे प्रशासन ने जिले के 11 हॉटस्पॉट इलाकों में 13 से 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चाइना पाकिस्तान पर भारत की नजर, इंडियन नेवी के बेड़े में आज शामिल होगी खतरनाक आईएनएस करांजेट पनडुब्बी।
जी हां दोस्तों, चीन की विस्तारवादी नीति से मुकाबले के लिए खुद को मजबूत करने में जुटी भारतीय नौसेना को आज एक खतरनाक हथियार मिलने जा रहा है। कलवरी क्लास की तीसरी पनडुब्बी आईएनएस करंज 10 मार्च को भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। आईएनएस करंज से पहले आईएनएस कलवरी और आईएनएस खंडेरी भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी है। इस साल के अंत तक आईएनएस वेला और अगले साल आईएनएस वागीर के नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। अंतिम बेहतरीन आईएनएस वागशीर 2023 तक नौसेना में शामिल होगी। यह सब पनडुब्बियां 67 मीटर लंबी है और 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इनमें 18 तारपीडो और 30 समुद्री सुरंगें लगाई जा सकती है। यह बेहद खामोशी से समुद्र में चलती है। इन सबमरीन में समुद्र के अंदर देखने के लिए सबसे अच्छे सोनार सिस्टम लगाए जाते हैं। इसमें 8 अफसर और 35 नौसैनिक रह सकते हैं। आईएनएस करंज के आने से भारतीय नौसेना में परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तादाद 15 हो जाएगी। इसके अलावा भारतीय बेड़े में रूस से लीज पर ली गई न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस चक्र और स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हरियाणा में भी बीजेपी के लिए संकट, अविश्वास पत्र से पहले चौटाला पर गठबंधन तोड़ने का दबाव। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए नया संकट नजर आ रहा है। जननायक जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य में गठबंधन सरकार के खिलाफ तेवर दिखाए हैं। जेजेपी के विधायक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर गठबंधन तोड़ने का दबाव डाल रहे हैं। असल में किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर बुधवार को बहस होगी और जरूरत हुई तो फिर उस पर मतदान होना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चाइना की कम्युनिस्ट सरकार को अब हुई इंग्लिश से चिढ़, स्कूली पाठ्यक्रम से हटाने के प्रस्ताव पर मचा बवाल। जी हां दोस्तों, बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी का मानसिक गुलाम बनाने की कोशिशों के बाद अब चीन की सरकार उन्हें अंग्रेजी से भी महरूम करना चाहती है। चीन के स्कूलों में अंग्रेजी को एक तरह से बैन करने की तैयारी चल रही है। राष्ट्रीय सलाहकार समिति के एक सदस्य द्वारा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल में अंग्रेजी को मुख्य विषय से हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर बहस भी शुरू हो गई है। अधिकांश लोगों का कहना है कि अंग्रेजी को पाठ्यक्रम से नहीं हटाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता विकसित नहीं होगी। चीन में सरकार के समर्थन से स्कूलों और कॉलेजों ने 2001 से अंग्रेजी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। इस वजह से मंदारिन भाषी देश में अंग्रेजी को महत्व काफी बढ़ गया है और यही अब कम्युनिस्ट सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। चीनी लोक राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की राष्ट्रीय समिति के सदस्य सू जिन से अपने प्रस्ताव में कहा है कि अंग्रेजी को चीनी और गणित जैसे विषयों की तरह मुख्य विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बजाय शारीरिक शिक्षा, संगीत तथा कला जैसे विषयों में छात्रों के कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसान आंदोलन पर ब्रिटिश सांसदों की चर्चा पर भारत ने जताई नाराजगी, कहा एक तरफा चर्चा में झूठे दावे किए गए। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग ने भारत में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के मुद्दों को लेकर एक ई याचिका पर कुछ सांसदों के बीच हुई चर्चा की निंदा की है। उच्चायोग ने सोमवार शाम ब्रिटेन के संसद परिसर में हुई चर्चा की निंदा करते हुए कहा कि इस एक तरफा चर्चा में झूठे दावे किए गए हैं। उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि बेहद अफसोस है कि एक संतुलित बहस के बजाय बिना किसी ठोस आधार के झूठे दावे किए गए। इससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से एक और उनके संस्थानों पर सवाल खड़े किए गए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। म्यांमार में 4th पिल्लर पर प्रहार, सैन्य शासन ने 5 मीडिया कंपनियों के रद्द किए लाइसेंस। जी हां दोस्तों, म्यांमार में अब मीडिया कंपनियां भी सेना के निशाने पर आ गई है। सैन्य तख्तापलट के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को कवर करने पर 5 मीडिया कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पहले से ही कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग में करीब 60 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
उइगर मुस्लिमों के सफाई की साजिश रच रहा है, चीन अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट में ठोस सबूत मिलने का दावा। जी हां दोस्तों, चीन सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। इसकी योजना इस समुदाय का पूरी तरह से सफाया करने की है। अमेरिकी थिंक टैंक ने नरसंहार करने के सबूत मिलने का दावा करते हुए कहा है कि ड्रैगन यूएन जेनोसाइड कन्वेंशन के हर प्राविधान का उल्लंघन कर रहा है। रिपोर्ट में चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इस रिपोर्ट को वाशिंगटन में न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी थिंक टैंक ने जारी किया है। रिपोर्ट को तैयार करने में विश्व भर के 50 मानवाधिकार, युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विशेषज्ञों ने योगदान दिया है। सिंजियांग में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के बारे में यह पहली गैर सरकारी स्वतंत्र विधिक रिपोर्ट है जिसमें बीजिंग इन अपराधों के लिए जिम्मेदार हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अनुसार चीन के इन डिटेंशन सेंटरों में 20 लाख से ज्यादा उइगर व अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक है। इन डिटेंशन सेंटरों में पूर्व में रहने वाले लोगों ने अत्याचार का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यहाँ लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, यौन शोषण के साथ ही नसबंदी तक की जा रही है। चीन इन अपराधों से इनकार कर रहा है, कहता है कि डिटेंशन सेंटर धार्मिक उग्रवाद और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर भारत में गरज के साथ बौछारें जारी रहेंगी। नागालैंड में 1-2 जगहों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 10 से 12 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालयी राज्यों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है। इस अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब में अगले 3 दिनों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। उत्तरी हरियाणा में भी गर्जना के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कारों के लिए एथेनॉल पेट्रोल ब्लेड E20 को मंजूरी, प्रदूषण भी घटेगा और खर्चा भी। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब एक राहत की खबर यह है कि बाइक्स और कारों में E20 पेट्रोल के इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। E20 का मतलब हुआ ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिला होगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने E20 को इस्तेमाल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि E20 एक ऐसा पेट्रोल है जो वातावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन सामान्य पेट्रोल के मुकाबले बेहद कम निकलता है। इस ईंधन के लिए कार और बाइक मैन्युफैक्चरर्स को अलग से बताना होगा कि कौन सा वाहन E20 के लिए उपयुक्त है। इसके लिए वाहन में एक स्टिकर भी लगाना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 2014 में पेट्रोल में 1% से भी कम एथेनॉल ब्लेंड किया जाता था, यानी मिलाया जाता था। फिर इसे बढ़ाकर 8.5% कर दिया गया और अब पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कई फायदे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सस्ते में सोना खरीदने का है शानदार मौका, 44,000 रुपए से नीचे आया सोना। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में लगातार कई सत्र से लड़खड़ा रहा सोना आज संभल गया है। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार यानी 9 मार्च 2021 को सोने के भाव में महज 35 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई। ऐसे में बढ़त के बाद भी सोने के दाम 44,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे ही बने रहे। वहीं चांदी के दाम आज 500 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा बढ़ गए। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 43,961 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 65,068 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज सोने के भाव में तेजी देखने को मिली। वहीं चांदी के दाम जस के तस बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जियो का छोटे कारोबारियों के लिए खास ऑफर, कनेक्टिविटी खर्च घटाने के साथ ही बिजनेस बढ़ाने में ऐसे करेगी मदद। जी हां दोस्तों, रिलायंस की सहयोगी कंपनी जियो ने देश के माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन्स के लिए खास ऑफर पेश किया है। इसके तहत छोटे कारोबारियों को दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले 10% कीमत पर इंटीग्रेटेड फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्हें डिजिटल सॉल्यूशन भी उपलब्ध
कराए जाएंगे। इससे कारोबारियों को अपना बिजनेस बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। दरअसल ब्रॉडबैंड और वॉइस ऑफरिंग के लिए इस समय कारोबारियों को हर महीने 9,900 रुपए चुकाने होते हैं। जियो के लिए सिर्फ 901 रुपए लगेंगे। इसमें 100 MBPS की इंटरनेट स्पीड मिलेगी। इससे देश के 5 करोड़ छोटे कारोबारियों को फायदा मिलेगा। जियो के डायरेक्टर आकाश अंबानी ने कहा है कि छोटे कारोबारी भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार हैं। किसी इंटीग्रेटेड डिजिटल सर्विस ऑफरिंग के नहीं होने और एडवांस्ड इंटरप्राइजेस ऑफरिंग को अपनाने की जानकारी के अभाव में छोटे कारोबारी अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जियो बिजनेस के जरिए छोटे कारोबारियों को इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस ग्रेड वॉइस एंड डाटा सर्विस डिजिटल सॉल्यूशन और डिवाइसेस उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग होगी आसान, कॉलोनियों में लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत लोगों को इलेक्ट्रिक कार या अन्य वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी भी दी जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहन चला रहे हैं लोगों को चार्जिंग की समस्या ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। दिल्ली सरकार आवासीय कॉलोनियों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना बना रही है। राज्य के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि स्विच दिल्ली अभियान के तहत शहर में आवासीय कॉलोनियों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने के बारे में प्लान तैयार किया जा रहा है। कॉलोनियों में चार्जिंग स्टेशन होने से लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर लगी आग, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत के आसार कम। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब में पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों पर हमलों के बाद पहले से ही लगातार तेजी से चल रहे वैश्विक कच्चा तेल बाजार में कीमतों में सोमवार को उछाल आया है। तेज उत्पादन और निर्यातक देशों के मंच और उनके सहयोगी देशों की पिछले सप्ताह हुई मीटिंग में उत्पादन में कटौती को करीब करीब बनाए रखने के फैसले के बाद कच्चे तेल के बाजार में कीमतें चढ़ने का सिलसिला पहले ही तेज हो गया था। प्रमुख तेल उत्पादक सऊदी अरब के प्रतिष्ठानों पर हमले की खबरों से बाजार और भड़क गया है। जानकारों का कहना है कि ऐसे हालात में लोगों को सस्ते पेट्रोल और डीजल के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। उड़ान से उड़ेगा आम आदमी, दिल्ली से बरेली के बीच हवाई सेवा की शुरुआत। जी हां दोस्तों, RCS यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत दिल्ली से यूपी के बरेली के बीच हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है। दिल्ली बरेली रूट पर 72,600 विमानों को लगाया जाएगा, जिसमें एक बार में 70 यात्री सफर कर सकेंगे। एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एयर एलायंस दिल्ली और बरेली के बीच फ्लाइट सर्विस देगी। दिल्ली से बरेली की दूरी करीब 250 किलोमीटर है। अब तक दिल्ली और बरेली रेल सेवा और NH24 के जरिए सड़क मार्ग से जुड़ा था। अब हवाई सेवा का फायदा भी दोनों शहरों के लोग उठा सकेंगे। सोमवार से दिल्ली बरेली फ्लाइट सर्विस शुरू हो गई है। सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। मोदी सरकार RCS के तहत देश के छोटे छोटे शहरों को दिल्ली से जोड़ रही है। मोदी सरकार की योजना है कि हवाई सेवा को इतना सुगम बना दिया जाए जिससे आम आदमी भी हवाई सेवा का फायदा उठा सके। दिल्ली बरेली हवाई सेवा शुरू होने से इनका फायदा आम आदमी को भी मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली से बरेली के बीच फ्लाइट सर्विस हफ्ते में 4 दिन होगी। हर बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली से बरेली के बीच फ्लाइट चलेगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड कैच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।